कि डिवेल्युएशन जो युआन का हुआ, चाइना ने किया, उसका फिर इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ये मैंने आपको समझाया है कि जब किसी इकोनॉमी वाले बैच में, कि जब किसी देश की मुद्रा का डिवेल्युएशन होता है तो उसकी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब क्या फर्क पड़ता है, ये मैंने आपको समझाया है। एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं उनके। तो यहीं से आपको ये लिखना है, केवल 75 शब्दों में आया है ये क्वेश्चन, 75 वर्ड्स में लिखना है। आप इसे आराम से लिख सकते हो। सर इसमें तो 150 वर्ड्स में दे रखा है ये 2015 में। मेरे में 75 शब्दों में है, 75 में। अच्छा, हाँ हाँ, वर्ड लिमिट 75 ही, आप देखो 75 ही है, 150 नहीं है। 75 वर्ड्स में लिखना है। और देखो इसमें कई छोटे छोटे, हालांकि आप लोगों ने तो वो नहीं किया होगा, लेकिन अगर इसमें दो दो शब्दों के ऊपर लिखने के लिए आए तो वो भी इसमें लिख सकते हो आप। मैंने आपको ये मिडिवल पीरियड का काफी पढ़ाया है, तो ये उसमें से है। एक मेंस उस इसी में क्वेश्चन था, देखो उस 15 में, और 16। देखो जैसे ये 15 में क्वेश्चन है 10th वाला, ये 16 में आया है। 16 का क्वेश्चन है ये, मेंस एग्जामिनेशन का। इसमें उन्होंने ये पूछा है, 5 नंबर में है ये। उन्होंने ये पूछा है कि इनमें से निम्नलिखित कथनों को किसने कहा था। ठीक है। 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह ने होकर एक वास्तविक राष्ट्रीय क्रांति थी। ये मैंने करवाया है आपको, देखो आपके नोट्स में मिल जाएगा, है ना आपके नोट्स में। किसने कहा है ये राष्ट्रीय क्रांति, किसने बताया था। सावरकर ने कहा था ना, देखो आपके नोट्स में है। बाकी जो इसमें क्वेश्चंस हैं ये 2018 के, इनको हम लोग डिस्कस, मतलब डिस्कस क्या, अभी आप जैसे हम लोग आगे आगे से आए हैं, यहाँ से नहीं है। देखो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन इसमें, नेशनल मूवमेंट से कितने क्वेश्चन, मतलब नंबर का आया है, मैं आपको वो बता देता हूँ। 2018 में 5, 10, 15, 20, 15, 20, 20 नंबर का तो बड़ा क्वेश्चन है। और मेंस में है, ये प्रीलिम्स में नहीं है। और इसमें 20 नंबर का है, 20 और एक 21, 22, 23, 23, 24 नंबर का इतिहास है, हिस्ट्री है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 200 में से आपको 20 से 25 नंबर के बीच में आपको ये यहीं से मिलेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हमने कल शुरू किया है। यहां से आगे आपको 20 से 25 नंबर का मिलेगा, 20 to 25 मार्क्स का मेंस एग्जामिनेशन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जुडिशरी वालों के लिए।
जिन लोगों ने मेंस दिया है उनको इस बात का अंदाजा होगा कि 25 नंबर कितना मायना रखता है। अगर आप उनको, और इसमें 25 में से अचीवेबल है बड़े आराम से, आप 18 तक ले सकते हो बड़े आराम से। 18 नंबर 25 में से आपको 18 मिल जाएंगे बड़े आराम से, 20 भी मिल सकते हैं क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस में कटता नहीं पूरा का पूरा मिलता है। चलिए, और ये भी है कि आपको आपके नोट्स के बाहर नहीं मिलेगा कुछ भी, कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे आपका प्रीलिम्स है चाहे मेंस है। केवल नोट्स को ही मेंटेन करना, इन्हीं को बार बार पढ़ के समझ के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में निकालना समय, इसी से होगा। चलिए शुरू करते हैं। सर कल, हाँ, सर जो आपने अभी क्वेश्चन बताए वो आप ग्रुप में डाल देंगे? फोटो खींच के डाल दूंगा मैं। ठीक है सर। लेकिन ये मॉडर्न इंडिया से हैं, मतलब ये मॉडर्न इंडिया नहीं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से हैं ये, यानी आगे के टॉपिक्स में ये कवर होंगे सब। नहीं सर, इको वाला जो आपने बताया ना अभी। इको वाला डाल दूंगा। इको वाला ठीक। तो है, वो 2000 पेपर देख लो आप, 2013 का है शायद, 2013 का या 15 का है, शायद 15 में है, चाइनीज युआन का, क्योंकि उस समय खूब चर्चा में था वो। सर आप फिर भी लेकिन मेंशन उसके, कर दीजिएगा। है जी, आप फिर भी डाल दीजिएगा। मैं डाल दूंगा। आप शायद लेकिन ग्रुप में नहीं है नवोदय जी। सर मैं अभी मैसेज कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं डाल दूंगा मॉर्निंग क्लास में, लेकिन वो सब डिस्कस होता है। इकॉनमी वाला सुबह चलती है क्लास, तो हम लोग उसी में यही सब डिस्कस कर रहे थे। देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये मान के चलिए सवाल चाहे जहां से पूछ ले, वो जैसा आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा आप कर जाओगे। अब जैसे चाइनीज युआन का, तो देखो ये करंट से बेस्ड क्वेश्चन है। और क्यों? क्योंकि उस समय भारत के जो इंपोर्ट हैं वो चाइना से बढ़ रहे थे, 2015 में 100 बिलियन क्रॉस किया था, तो इसलिए वो उन्होंने सवाल पूछ लिया। पर अगर उसे आप आज भी सॉल्व करते हो उस सवाल को, अगर उसका आंसर लिखना आप चाहें तो बड़े आराम से लिख सकते हो। मैंने आपको क्लास में एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है, आगे भी हम लोग करेंगे, अभी इकॉनमी बची है। लेकिन उसे कंप्लीट होने के बाद, देखो उस विषय कंप्लीट हो जाने दो, ये मेरी गारंटी है कि उसे कंप्लीट होने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स का बच जाए या मींस का बच जाए, इस बात की मेरी गारंटी है, बचेगा ही नहीं। आप आराम से लिख दोगे उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जिस एग्जाम का आप देख लें। लेकिन समझ के चलिए, काम होगा हमारा, समय तो जरूर लग सकता है, लेकिन हम अपने वहां तक पहुंच जाएंगे, गोल तक। चलिए, कल हम लोग नेशनल मूवमेंट को, अब जैसे मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया, इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद को क्यों उठाया? क्योंकि देखो, पूरा नेशनल मूवमेंट आगे का इसी के इर्द गिर्द घूमता है, इसी के चारों तरफ, राष्ट्रवाद के चारों तरफ ही घूमता रहेगा। क्योंकि आजादी ही इस राष्ट्रवाद से मिली, हमें इसी नेशनलिज्म से आजादी मिली। जब भारतीयों में एकता की भावना आई, यूनिटी आई, फ्रेटर्निटी आई, लोगों में ये लगा कि वो, ये देश उनका है और उनसे संबंधित है, अंग्रेज विदेशी हैं, तब जाकर राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन तब जाकर बना, लोग उससे जुड़े, और फिर अंग्रेज गए यहां से। इसलिए जितने भी फीचर्स आगे हम लोग नेशनल मूवमेंट में पढ़ेंगे ना, जैसे भले ही कोई भी आंदोलन पढ़ें, गांधी के आंदोलन पढ़ें या कोई और इंसिडेंट को हम लोग देखें नेशनल मूवमेंट में, इसी से ही जोड़ के देखेंगे हम। इसलिए ये ना अम्ब्रेला है, जो अभी हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज द अम्ब्रेला टॉपिक, जिसमें पूरा नेशनलिज्म का निचोड़ आपको मिल जाएगा। अब एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट आपके सामने हो जाएगी नेशनलिज्म की, कि राष्ट्रवाद क्या था, किस किस चीजों ने इसे बनाया, कौन कौन से कारण थे, और फिर इसका क्या इफेक्ट हुआ, प्रभाव क्या हुआ, ये भी हम लोग इसमें देख लेंगे। अब फिर आप, जब हम लोग आगे चलेंगे टॉपिक्स में, तो आपको तुरंत कनेक्ट होगा वो नेशनलिज्म से, तुरंत कनेक्ट होगा कि अच्छा इसका ये निकला था। फिर जब आप आंसर राइट करोगे, जैसे मान लो आंसर आपके, आपसे पूछे वो असहयोग आंदोलन के बारे में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आपसे कुछ पूछे, तो एक सामान्य बच्चा उसे क्या लिखेगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कहानी लिख देगा, या जो भी उसमें पूछा गया है, जो पढ़ा लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा जिसको कुछ नहीं आता, मैं ये कह रहा हूं कि जिसको आता है वो क्या लिखेगा? नेशनल मूवमेंट, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिख देगा गांधी का।
लेकिन वो क्या नहीं करेगा, वो उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को नेशनलिज्म से नहीं जोड़ेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं, क्योंकि उसने कभी उसे ये बताया ही नहीं गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो इंडियन नेशनलिज्म को स्प्रेड करने का या उसे स्ट्रेंथन करने का एक केवल मीडियम था। तो फिर हम लोग क्या करें उसमें, जो दूसरों से एक नंबर ज्यादा ले लेगा वो कौन ले लेगा, उस बच्चे से एक नंबर ज्यादा किसको मिलेगा, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इंडियन नेशनलिज्म से जोड़ दे। कैसे, कहे कि असहयोग आंदोलन ने कालांतर में भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत किया, जो भारतीय जनमानस है वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा, जिसकी परिणति हम भारतीय स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं। दीज आर द पंचिंग वर्ड्स, पंचिंग लाइन्स, सबके पीछे चलेंगी। बस ये लिख दीजिए, कंक्लूजन में ये 3-4 लाइनें देख के एग्जामिनर तुरंत खुश हो जाएगा कि हाँ बहुत बढ़िया लिखा है, वो वहीं एक नंबर आपको ज्यादा रख देगा। ये ट्रिक है एक नंबर दूसरों से ज्यादा लेने की, उसी प्रश्न पर जिस प्रश्न पर दूसरों ने आंसर लिखा है और उसी प्रकार का लिखा है जैसा आपने लिखा है। मैं मान के चल रहा हूं वहां मेंस में सब बराबर, मैं मान के नहीं चल रहा वहां पे बिना पढ़े लोग पहुंच जाएंगे, मैं मान के चल रहा हूं कि वहां सब पढ़े लिखे जाएंगे, लेकिन उनसे भी एक नंबर कैसे एक्स्ट्रा लिया जाए, दैट इज द वे। ये वो रास्ता है जो मैंने आपको बताया। इस सबको हम लोग आंसर राइटिंग स्किल में करेंगे। अभी हम लोग 15 से जो बैच शुरू कर रहे हैं उसमें आंसर राइटिंग स्किल्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्लस एस्से और प्लस हिंदी, जो जनरल हिंदी है इसको हम लोग कवर अप करेंगे। मैं आपको हर विषय की कोशिश ये करूंगा कि हर विषय की ना कुछ पंचिंग वर्ड्स, पंचिंग लाइंस ये मैं आपको देता चलूं उसी के साथ प्रैक्टिस के। जैसे पॉलिटी में कुछ पंचिंग लाइंस, पंचिंग वर्ड्स होते हैं, अगर आप उन्हें लिखोगे कहीं भी चल जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में चल जाएगा। अगर आप उन्हें लिखोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। जैसे मैं उसका एक एग्जांपल दूं, पॉलिटी में मान लीजिए आप मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आप कुछ लिख रहे हैं, सवाल चाहे जो आ गया है आपने उसके साथ न्याय कर दिया है, आपने उसे लिख दिया है, अब कंक्लूड करना है, तो आप मौलिक अधिकारों को सीधा न्याय से जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार हमारी प्रियम्बल में न्याय से ही जुड़े हुए हैं। अधिकार दिए ही इसलिए गए हैं जिससे न्यायशील या न्यायपूर्ण समाज बने। यही एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसी जगह पर। तो कुछ ऐसी वर्ड्स, कुछ ऐसी लाइन है कि जहां पर आप उन्हें ऐड करोगे किसी भी अपने आंसर में तो वहां आपको मिलेगा। जैसे इकोनॉमी में क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी में मैं आपसे कहता हूं डाटा कलेक्ट करके रखिए, जो मैं आपसे कहता हूं कि ये डेटा, ये रिपोर्ट आई है, ये नीति आयोग का है, या ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की है, या आईएमएफ की है, ये वर्ल्ड बैंक की है। जब भी आप कोई आंसर लिखें, जैसे यही चाइनीज युआन वाला क्वेश्चन था, आपने, आता है आपको, मैं ये मान के चलता हूं आपको आता है और आपने इसे लिख दिया है, लेकिन आपने इसमें कोई डेटा नहीं दिया है, तो आपको कोई आंसर, आपको नंबर मिलेंगे नहीं, आधे ही मिलेंगे केवल। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपने बहुत बढ़िया लिखा है इसे लेकिन डेटा नहीं दिया है तो 2 नंबर मिलेंगे केवल 5 में से, 2 नंबर से ज्यादा कतई नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आप इसको अच्छे से लिखते हैं, आप इसमें आईएमएफ का डेटा या इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा है हमारा आता है सॉरी, इकोनॉमिक सर्वे के दौरान इकोनॉमिक सर्वे में आता है, आप उसको दीजिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2022 एंड 23, इंडियन एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना इज सच सच सच, इंडियन इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इज सच सच सच, आपने ये डेटा दे दिया, यहीं आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जहां दूसरा 2 ले रहा था वहीं आप 3 ले गए 5 नंबर के क्वेश्चन में, यानी उसको मिला 40% और आपको मिला 60%। ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। और ये गैप जो है ना 1 नंबर का, मैं आपको ये लिखित में दे सकता हूं, स्टैम्प पर भी दे सकता हूं। अगर मेंस एग्जामिनेशन में
एक एक नंबर का गैप आप दूसरों से लेते चले गए, एक एक नंबर की, एक क्वेश्चन के ऊपर एक एक नंबर की बढ़त आप दूसरों से लेते चले गए। तो जो अंतिम रिजल्ट होगा ना फाइनल, जब आपका टैली आएगा मेंस एग्जामिनेशन का, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है एक एक नंबर ज्यादा लेना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और मैं आपको ये अपने पीयर वाले लोगों से ही बात कर रहा हूं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा जिनको कुछ आता ही नहीं है, जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिनको कोई मतलब नहीं है, जिनको केवल कोचिंग करने से मतलब है, इससे ज्यादा उन्हें सिलेक्शन से मतलब नहीं है। मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो सीरियस कैंडिडेट्स। उनसे एक नंबर ज्यादा लेना आसान है बहुत। कैसे, ये चर्चा करेंगे इसके ऊपर उसी बैच में। इसका रिजल्ट क्या होगा फाइनली? देखो, एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, और अगर 20 क्वेश्चन पे आपने एक एक नंबर एक्स्ट्रा लिया तो एक पेपर में 20 नंबर आपके ज्यादा हो गए। और आप ये मान के चलिए जीएस में तो कम से कम 2 पेपर तो हैं ही, तो 40 नंबर आपके एक्स्ट्रा हो गए, 40 to 50 मार्क्स दूसरों से ज्यादा हो गए। आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, मेरिट में से कोई काट ही नहीं सकता है। 50 नंबर मेरिट नीचे नहीं गिर पाती, किसी की नहीं गिरती, कोई भी नहीं गिरेगा 50 नंबर नीचे। तो बड़ा आसान है ये, लेकिन यही रास्ता भी है सिलेक्शन का। देखो यही ट्रिक है, और कोई ट्रिक नहीं है। ये वो ट्रिक है, ये वो एसेंस है जो पूरी तैयारी का है। अरे किताबें पढ़ने से तैयारी नहीं होती यार। किताबें पढ़ने से तैयारी होती ना तो मुखर्जी नगर भरा पड़ा है, लोग किताबें पढ़ते रहते हैं बैठ बैठ के, उससे तैयारी नहीं होती। डिलीवरी की आर्ट आनी चाहिए, कैसे डिलीवर करते हैं ये आर्ट आनी चाहिए, कैसे हम लोग अपनी कॉपी को या अपने आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं, उसे सजा दें, ये आर्ट आनी चाहिए। और अगर ये आर्ट आ गई कि एक समय रहते हुए उतने ही निश्चित समय में हम बहुत अच्छे से अपना आंसर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे से पूरी डिमांड फुलफिल कर रहे हैं आंसर की, और इसके अलावा उसे और ज्यादा तार्किक बना रहे हैं, रेशनल बना रहे हैं, चाहे हमारे पास नॉलेज सामान नहीं है, जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए उसके लिए, तुरंत यहीं से सिलेक्शन मिलेगा। दैट इज द वे। बाकी नहीं, बाकी तो आप पढ़ते रहिए किताबें, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बहुत ज्यादा अंतर आएगा नहीं, क्योंकि एक तरफ से आप पढ़ते जाते हो, पीछे से भूलते चले जाते हो। प्रोसेस यही है, यही चलता भी रहेगा आगे तक। इसमें कोई अंतर आना नहीं, एक तरफ से पढ़ते रहना, पीछे से वो साफ होता रहेगा। एग्जाम में के टाइम में आपको सब कुछ करना पड़ेगा, तुरंत सब कुछ करना पड़ेगा। तो पहले इस समय थोड़ा 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 करते चलिए, चीजें इकट्ठे होती चली जाएंगी, और फाइनली एक दिन आप अपने गोल तक पहुंचोगे बहुत आसानी से। देखो मैंने कई स्टूडेंट्स को ये चीजें बताई जो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, मेरी ये चर्चा ऐसे ही होती है मेरे क्लास में। उनमें मैं 2-3 के जो सिलेक्टेड हैं उनके नाम मैं ले सकता हूँ, और प्रियंका चौधरी का तो विशेष तौर पर ले सकता हूँ, अदिति का मैं विशेष तौर पर ले सकता हूँ, दिव्या का मैं विशेष तौर पर ले सकता हूँ। देखो यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है, और कहीं से नहीं होता। प्रियंका जी की तो लॉ की तैयारी भी अच्छी नहीं थी, मतलब लॉ की तैयारी उनकी अच्छी मानी कि इस सेंस में अच्छी नहीं थी कि बहुत गहराई में उन्होंने नहीं पढ़ा था। कोई बिजनौर में ही पढ़ाते थे, उनसे वो पढ़ रही थी, लेकिन उनको यहाँ पे उनको एज मिल गया। पेपर 1 में भी उन्हें एज था, मतलब प्रीलिम्स में भी पेपर में एज मिला उन्हें, और मेंस में भी उन्हें एज मिला। अदिति के साथ भी ये बात थी, वो बहुत अच्छा लिखती थी, ऐसे बहुत अच्छा लिखती थी अदिति। और मुझे, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ दावे से कि उसे ऐसे में दूसरों से 15 से 20 नंबर ज्यादा मिले होंगे पक्का। अच्छा लिखती थी वो, ऐसे दोनों लैंग्वेज में अच्छा लिखती थी, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। बाकी का तो मुझे नहीं पता। तो मेंस आंसर राइटिंग मस्ट है। अगर देखो आपको सिलेक्शन लेना है तो एक ही चीज कहूंगा बस मैं, 3 वर्ड्स हैं मेरे पास आपको देने के लिए, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस।
जब प्रीलिम्स की बात हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप जितने सॉल्व कर सकते हैं, जितने लगा सकते हैं उतने लगाइए। पढ़िए, ऑब्जेक्टिव टाइप लगाइए, पढ़िए ऑब्जेक्ट टाइप लगाइए, बेरेक पढ़िए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, जीएस का कोई टॉपिक पढ़िए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, जितने लगा सकते हैं, 4,000, 5,000, 10,000, जितने लगा सकते हैं। और अगर मेंस की बात आती है, जब मेंस देने के लिए जाते हैं तो केवल आंसर राइटिंग 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 राइटिंग, कुछ भी उठा के लिखिए, कुछ भी। आप कहीं बैठे हुए हैं, आपके पास कोई कागज है, तुरंत एक टॉपिक सोचिए, कागज के ऊपर लिखिए और उसको लिखना शुरू कर दीजिए उसके बारे में। दैट इज योर एसे, दैट इज योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। कहीं भी शुरू हो जाइए, यही रास्ता है, दैट इज द वे। इसलिए तैयारी आपकी आधी एक तरफ रहेगी, कंटेंट आपका आधा एक तरफ रहेगा, बाकी का जो आधा बचता है वो यहां से आता है, जो मैंने अभी आपको बताया। लोग क्या करते हैं, इसी को अनटच्ड रखते हैं, इसी को अनछुआ रख देते हैं, इसकी तरफ जाते ही नहीं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, पहली बार मेंस एग्जामिनेशन में जाके ही पहला आंसर लिखते हैं, उससे पहले कुछ लिखते ही नहीं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। यहाँ पे हैं एक दो स्टूडेंट जिनको मेरी बात पूरी तरह समझ में आ रही हो, पूरी तरीके से, कि उन्होंने 2-3 बार इंटरव्यू दिया है, और एक स्टेट का नहीं, 2-3 स्टेट का दिया है। मेरी बात से वो बिल्कुल सहमत होंगे, और मुझे ये भी विश्वास है उनका हो जाएगा 100%, क्योंकि उनके पास कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। यहाँ कमी है, यहाँ अभी भी कमी है। समय रहते पेपर पूरा करना, दैट इज द टास्क। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। जब तक आपको अगर क्वेश्चन का आंसर करने से पहले सोचना पड़े, तो आपकी तैयारी नहीं है। सोच के तो सभी वहां आंसर दे देंगे ना मेंस एग्जामिनेशन में। आप सोचो, जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस देने के लिए गए हैं, सबका इंटेलेक्चुअल लेवल एक जैसा है, सब पढ़ लिख के ही गए हैं, बिना पढ़े लिखे तो वहां कोई पहुंचा नहीं है। अब दो तरीके के लोग होंगे, एक तरीके के वो लोग होंगे जिन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है, जिनको पता है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तुरंत ये लिख देना है, पहले से ही है, इनबिल्ट है वो। दूसरे तरीके के वो लोग हैं जिन्हें पता नहीं है लेकिन सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर में ये चीजें आ जाएंगी, तो वो क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट 4 मिनट सोचने में लगाएंगे कि अच्छा ये इसमें पॉइंट आएंगे, फिर वो लिखना शुरू करेंगे। उनकी कोई गलती नहीं है, बस गलती इतनी है कि पहले से प्रैक्टिस नहीं की। इसका रिजल्ट क्या होगा, वो जो 4-5 मिनट है उसका गैप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनको सोचने में समय लग रहा है कि ये पॉइंट इसमें आने हैं। तो वो जो 3-3 4-4 मिनट का अंतर है वो हर क्वेश्चन में बढ़ेगा। लास्ट में क्या होगा, पेपर ही पूरा नहीं होगा। लिख तो उन्होंने सब दिया, लेकिन 20वें सवाल तक पहुंचते पहुंचते वो पहुंच ही नहीं पाए, 15 पेज आके खत्म हो गए, अब उनके पास समय ही नहीं है। लेकिन जिसने पहले से प्रैक्टिस की है, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुरंत क्वेश्चन देखा, उसका आंसर धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने पहले उस क्वेश्चन के आंसर को 8-10 बार लिख चुका है वो, ये लिख चुकी है वो। तो फिर सोचने में समय नहीं गजाएगा। जो 2-3 मिनट दूसरा गुजार रहा है सोचने में, वो आप नहीं गुजारोगे, आप तुरंत राइट करना शुरू कर दोगे। इससे क्या होगा, आपका पेपर कंप्लीट होगा। 20 भी नहीं तो मैं कहता हूं कि 19 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आप कवर कर पाओगे। जहां दूसरा 15 कर रहा है, आप 18 कर रहे हो। 3 क्वेश्चन का अंतर यही हो गया है एक पेपर में ही। दैट इज द वे, दैट इज द वे टू सिलेक्शन। इसलिए यही फोकस कर लेना। बाकी तो आप ये मानना, बाकी जितना भी है कि कंटेंट करना है, अभी पढ़ना है, अभी ये सिलेबस पूरा नहीं हुआ, अभी वो सब पूरा नहीं हुआ, तो ये वाला मामला तो बहुत पीछे है। ये तो करना ही पड़ेगा। आप ऐसा तो सोच ही नहीं सकते कि मैं सिलेबस बिना कंप्लीट करे और मैं जज बन जाऊं या मैं कलेक्टर बन जाऊं। दैट इज टोटल इनजस्टिस विद योर सेल्फ। ये पाप है सोचना। सिलेबस तो आपको करना ही पड़ेगा, सारा कंप्लीट करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन है ये। एक चीज, जब आप ये पूरा कर लो, तब इसके बाद असली तैयारी शुरू होती है। कंपटीशन की शुरुआत तब होती है। मैं कुछ लोगों को देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं देखता हूं जब उन्हें, तो वो ऐसा सोच रहे होते हैं कि वो तो टॉप करने वाले हैं,
जबकि सच ये होता है कि वो कंपटीशन में भी नहीं होते। टॉप तो करने वाली बात बहुत दूर है। दे वर नो वेयर इन द कॉम्पिटिशन। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि उन्होंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब उनका काम हो गया है। ना, कंपटीशन की तो शुरुआत ही यहां से होती है। अब कंपटीशन शुरू हुआ है, अब आपको सबसे आगे निकलना है। इसलिए मेरा आपको मूल मंत्र यही है। देखो, मैं नहीं जानता आप लोगों की तैयारी कैसी है, मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता कि आप लोग आगे कितना सीरियसली कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं बस एक बात जानता हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरी ये दो तीन बातें आपको बहुत मदद करने वाली हैं लाइफ में। पहली, प्रैक्टिस। चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, प्रीलिम्स लिखने जा रहे हो, गांठ बांध लो, 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। 5,000 क्वेश्चन कहां मिलेंगे मैं बता दूंगा। लॉ प्लस जीएस के 5,000 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही हैं। और अगर इससे पहले आप पेपर देने के लिए जाते हो तो फिर वो मैं तो कहूंगा तुक्का है, हो भी सकता है नहीं भी। 5,000 टॉप करने हैं, सॉल्व करने हैं, उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस देखना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तब आपको रियल मायने में टॉपिक क्लियर होता है। नहीं तो टॉपिक में इतने ज्यादा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्सेप्ट की जो समझ है वो डीप वो नहीं मिलेगी जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करोगे, वो बनेगी नहीं आपकी। तो ये गोल अचीव कर लो, मतलब ये टारगेट सेट कर लो 5,000 क्वेश्चंस। और जब आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग लिखने करने के लिए जाओ तो उसके लिए 500 सवाल, 500 क्वेश्चंस की आंसर राइट पहले करनी है। कम से कम 500 सवाल पहले उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके जाइए, अपने घर से ही, अपने आप से ही। जिन लोगों ने ये कर लिया, मैं उन्हें स्टैम्प पे लिख के दे सकता हूं, उनका सिलेक्शन 100% होगा। कोई नहीं रोकने वाला। ये शिद्दत लेके आनी पड़ेगी लेकिन आपको अपनी तैयारी में। बिल्कुल उस गलत फहमी में आप रहना ही मत कि नहीं मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मेरा हो जाएगा। सिलेबस तो सभी कंप्लीट कर लेते हैं, अमूमन जो सीरियस होते हैं, पढ़ने वाले लोग होते हैं, कर लेते हैं, इसमें क्या बात है, करना ही है। लेकिन जर्नी उसके आगे है, वहां नहीं। कंपटीशन उसके आगे ही लाई करता है। तो ये करिए आप, और कॉन्फिडेंट रहिए, सिलेक्शन 100% होगा। चलिए शुरू करते हैं आगे टॉपिक में अपने। कल हम लोग इंडियन नेशनलिज्म को देख रहे थे, और इंडियन नेशनलिज्म में हम लोगों ने ये देखा कि जो मॉडर्न एजुकेशन थी उसने नेशनलिज्म को कैसे मजबूत किया, या भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, मजबूत करने में मॉडर्न एजुकेशन का क्या योगदान रहा, ये हम लोगों ने देखा। देखो, एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ी, एजुकेटेड लोग भी बढ़े। एजुकेटेड लोग बढ़े तो उन्होंने अपने विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का तरीका निकाला, एंड दैट वाज न्यूज़पेपर, जर्नल्स। इसलिए फिर बाद में प्रेस की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। लोगों ने छापे खाने खोल लिए, किताबें लिखनी शुरू की, अखबार लिखने शुरू किए, और लोगों तक, भारत के अलग अलग कोनों में बसे लोगों तक राष्ट्रवादी विचारों को पहुंचाया। ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद की जो, या ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो नेचर थी, प्रकृति थी, उसे लोगों तक पहुंचाने में मदद की। भारत में लोग ये जानते ही नहीं थे कि अंग्रेज उनका शोषण कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि लोगों को उससे मतलब ही बहुत ज्यादा नहीं था। लोग मानते थे कि नहीं, सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो उनका दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो कर रहे हैं। केवल इस शिक्षित वर्ग ने ही बताया कि नहीं, ये दायित्व नहीं है, हमारे अधिकार हैं, और ये हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा है, समानता का अधिकार हमारा है, इसका हनन हो रहा है। किस माध्यम से पहुंचाया लोगों तक? प्रेस के माध्यम से। जैसे बड़े इंपॉर्टेंट कुछ अखबार हैं, सोम प्रकाश, ये
ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखा था, करेंगे इन्हें भी हम लोग आगे। हिंदू पेट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी का था, बड़ा इंपॉर्टेंट अखबार था अपने समय का। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की थी। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय का था। तो ऐसे कुछ अखबार थे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाम से एक जर्नल लिखा। इन सब ने लोगों में राष्ट्रवादी जो भावना थी उसे बढ़ाया। तो प्रेस की भूमिका भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका बाद में बन गई, जो कि आधुनिक शिक्षा से ही जुड़ी हुई भी थी, मॉडर्न एजुकेशन से ही जुड़ी हुई थी। आ गई बात समझ में? लिख लें इसे, बताइए, लिख लें। चलिए लिखिए। आधुनिक शिक्षा के प्रचलन ने आधुनिक शिक्षा के प्रचलन ने भारत में एक शिक्षित मध्य वर्ग को जन्म दिया। एक शिक्षित मध्य वर्ग को जन्म दिया। मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया gave birth to an educated middle class. इस शिक्षित वर्ग ने प्रेस एवं साहित्य के माध्यम से लोगों तक राष्ट्रवादी विचारों को पहुंचाया। लोगों तक राष्ट्रवादी विचारों को पहुंचाया। This educated class transmit the idea of nationalism to the masses, जिसके फलस्वरूप, masses माने आम जनता, to the masses, जिसके फलस्वरूप लोगों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ। And that's because of it the thought of nationalism spread among the people. ठीक है ना? एक बात तो ये थी। दूसरी बात इसमें एक और जुड़ी। देखो, ये शिक्षित वर्ग जो था, चूंकि ये अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग था, इसलिए यूरोप में जो भी साहित्य बन रहा था, या यूरोप में जो भी साहित्य बना, जिसे हम लोग मॉडर्न लिटरेचर कहते हैं, उससे भी भारतीय दो चार हुए, या उसको भी भारतीयों ने देखा। जैसे वॉल्टेयर को पढ़ा लोगों ने, रूसो को पढ़ा लोगों ने, कांट को लोगों ने पढ़ा, मिल्टन, सीले, इन लोगों को पढ़ा। ये विद्वान थे पश्चिम के, और तानाशाही के ऊपर या राजशाही के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया, चाहे वो रूसो थे, चाहे वो वॉल्टेयर थे, अपने विचारों के माध्यम से। और भारत में तो प्योर तानाशाही थी इस समय। तो फिर इन लोगों ने, इन लोगों के भी विचार, जो ये लोग थे, इन लोगों के भी विचारों को प्रेस के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का काम किया, जिससे लोगों को फिर ये एहसास हुआ कि अंग्रेज वास्तव में हमारे साथ गलत तरीके का जो रवैया है वो अपना रहे हैं, क्योंकि इनके देश में ही वैसा नहीं है, ये हमारे यहाँ वैसा कर रहे हैं। वैचारिक रूप से ये कुछ और मानते हैं और हमारे यहाँ कुछ और कर रहे हैं।
इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने अनब्रिटिश रूल कहा था। आगे बताऊंगा, मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो फिलहाल तो यहां पर इतना ही कि प्रेस और साहित्य के माध्यम से पश्चिम के जो आधुनिक विचार थे, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, इस सबसे संबंधित ये भारत भी पहुंचे, और लोगों ने इन्हें पढ़ा और फिर आगे मांगे की अपने अधिकारों के प्रति, और ये मांगे ही राष्ट्रवाद के रूप में या राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सामने आती हैं। तो आप लिखिए, इस शिक्षित मध्य वर्ग ने इस शिक्षित मध्य वर्ग ने पश्चिम के आधुनिक विचारों को भी पश्चिम के आधुनिक विचारों को भी आम जनता तक पहुंचाया, आम जनता तक पहुंचाया। दिस एजुकेटेड क्लास दिस एजुकेटेड क्लास also transmit the modern ideas of west up to the masses, इसीलिए भारत में भी वॉल्टेयर, रूसो, मिल्टन तथा सीले जैसे विचारकों को पढ़ा गया। So in India too, the ideas of Rousseau, या थॉट लिखना, थॉट्स ऑफ रूसो, कांट, या कांट ना लिखना चाहे वॉल्टेयर लिख लीजिए, वैसे तो कांट भी लिख लीजिए। रूसो, कांट, वॉल्टेयर, मिल्टन एंड सीले वर स्टडीड। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, यह भूमिका निभाने वाले कुछ अखबार इस प्रकार हैं। यह भूमिका निभाने वाले कुछ अखबार इस प्रकार हैं। Some newspapers which played this role are as follows। अभी तो फिलहाल ऐसे ही नाम लिख लीजिए, इनके किसने क्या क्या किया, ये तो मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको, एक पूरा टॉपिक करेंगे इसके ऊपर। Which plays this role are as follows। ठीक है ना, नाम लिख लीजिए। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर का था वैसे अखबार। सोम प्रकाश। हिंदू पैट्रियट, पैट्रियट माने देशभक्त, हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी का था ये। अमृत बाजार पत्रिका, ये बिल्कुल शुरुआती अखबार थे जिन्होंने धूम मचा दी थी उस समय। अमृत बाजार पत्रिका, संवाद कौमुदी एक्सेट्रा इत्यादि। संवाद कौमुदी, है ना। अच्छा, भारत दुर्दशा और लिखना, भारत दुर्दशा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का था ये। अब सबसे पहले राष्ट्रवादी कवि थे भारत के, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा इनका नाटक था ये, जो इन्होंने लिखा। तो ये प्रेस की भूमिका थी। अब इसे अंतिम लास्ट में लिखिए, है ना। देखो, ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर 75 वर्ड्स में लिखने के लिए, जो मैंने आपको अभी लिखवाया है कि भारतीय
राष्ट्रवाद में के जन्म में या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका, इसके ऊपर लिखने के लिए आ सकता है मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि आया है ये एग्जीक्यूटिव में लिखने के लिए। तो आप बड़ा भी लिख सकते हैं इसमें। कंटिन्यूएशन में आप लिखना, कंटिन्यूएशन में क्या पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, क्योंकि कंक्लूजन लिखेंगे अब। इस प्रकार इस प्रकार कह सकते हैं कि इस प्रकार कह सकते हैं कि पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा एवं अंग्रेजी माध्यम ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। सो इट इज क्लियर दैट modern western education and English medium strengthened Western education and English medium strengthened the Indian national movement or nationalism in India ठीक है ना। अच्छा, ये सब चीजें अंग्रेजों ने ही दी, ऐसा तो नहीं था मॉडर्न एजुकेशन हम लोग ले आए थे। हम लोगों का तो इसमें कोई योगदान ही नहीं था, अंग्रेजों का योगदान था। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि अंग्रेजों का योगदान था, पर अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि हम लोग ऐसा करें। वो तो तुक्के से हो गया। तुक्के से माने कि उनको ये पता ही नहीं था कि उनको तो ऐसे लोग चाहिए थे जो उनका काम चलाते, उनके दफ्तरों में काम करते। तो जब उन्होंने ऐसे लोग बनाने की कोशिश की, तो ऐसे में उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया, या इंग्लिश मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इंग्लिश मीडियम ने हमें एक बहुत बड़े साहित्य तक पहुंचने में मदद की। अपने एक छोटे से दायरे से बाहर निकलकर भारतीयों ने पूरी दुनिया के दायरे तक पहुंचे और वहां के साहित्य को पढ़ा। उनका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हुआ। यह कह सकते हैं कि जो वैचारिक आधार था, उनका बेस था, थॉट बेस, वो और इलाबोरेटेड हुआ। और बाद में वो समझ में आया उन्हें कि क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं। और इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद फिर मजबूत हुआ। तो आप इसी बात को आप यहां पर लिख लीजिए निष्कर्ष में। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा ने भारतीय लोगों के मानसिक क्षितिज को और विस्तृत किया। सो मॉडर्न एजुकेशन elaborated the thought process of Indian masses, जिसके फलस्वरूप भी राष्ट्रवाद सशक्त हुआ। जिसके फलस्वरूप भी राष्ट्रवाद सशक्त हुआ। एंड ऑल्सो ड्यू टू इट nationalism
स्ट्रेंथन्ड, ठीक है ना। ये एक पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया कि कैसे नेशनलिज्म स्ट्रेंथन्ड हुआ इंडिया में। अब इसी में आगे लिखते हैं। यहां तक समझ में आया? कोई क्वेरी है किसी की तो आप पूछ लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो, एक जो दूसरा कॉज था जिसकी वजह से राष्ट्रवाद मजबूत हुआ भारत में, वो थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट। देखो, जब भारतीय पढ़ लिख लिए या मॉडर्न एजुकेशन से वो दो चार हुए, हमने पहले देखा, तो फिर उन्होंने अपने समाज की तरफ मुड़ के देखने का प्रयास किया और ये पाया कि हमारे समाज में ही बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे दोष हैं। हमने इसलिए सबसे पहले अपने दोषों को दूर करने का प्रयास किया जो हमारे समाज में उस समय व्याप्त थे। और ये दोष क्या कर रहे थे? ये भारत को एक होने से या भारतीय लोगों को एक होने से रोक रहे थे, भारतीय लोगों में यूनिटी को रोक रहे थे, भारतीय समाज को जड़ बना रहे थे, रिजिड बना रहे थे, उसमें गतिशीलता नहीं थी। जैसे जाति, उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लक्षण था भारतीय समाज का। और ये जाति क्या करती है? बांटती है लोगों को, जोड़ती नहीं है, जबकि ये बनी जोड़ने के लिए थी। लेकिन कालांतर में ऐसी बन गई कि ये बांटने के लिए बन गई। इसने लोगों को बांटा, जोड़ा नहीं। और फिर दीवारें इतनी मजबूत खड़ी हो गई कि उनको लांघना ही बड़ा मुश्किल हो गया। इससे भारतीय अलग थलग हुए, मोबिलिटी नहीं रही समाज में, एकता नहीं रही, कमजोर हुआ। और यही कारण था कि राष्ट्रवाद अभी आ नहीं रहा था। तो जब इन लोगों ने इस चीज को समझा, तो फिर इन्होंने अपने समाज की बुराइयों को दूर किया, समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि पूरे भारत में जो सामाजिक बुराइयां हैं वो कहीं ना कहीं उनको ऑथेंटिकेशन धर्म से मिलता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। उनको ऑथेंटिकेट करने का काम वो धर्म ही करता है। अब धर्म तो नहीं करता है, लेकिन धर्म के ठेकेदार जरूर उसे ऑथेंटिकेट कर देते हैं कि नहीं जी, ऐसा लिखा हुआ है रामायण में, तो गीता में तो ऐसा लिखा हुआ है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है कि रामायण में वास्तव में ऐसा लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो कहाँ लिखा हुआ है, या गीता में कहाँ लिखा हुआ है, या कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, बताओ कहाँ लिखा हुआ है। ये सवाल हम लोग नहीं करेंगे, हाँ बस मान लेंगे कि अच्छा ऐसा लिखा हुआ है तो ठीक है। इसलिए हमेशा धर्म से ऑथेंटिकेशन मिला समाज की बुराइयों को। तो चूंकि समाज सुधार करना था, तो फिर ये धर्म सुधार का भी रूप इसने ले लिया। जितने भी समाज सुधारक थे, इसलिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सोशियो रिफॉर्म से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने धर्म सुधार की भी बात की। जैसे राजा राममोहन रॉय, उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, जाति प्रथा, इस सबको दूर करने का काम किया। ये तो उन्होंने किया ही, लेकिन किस माध्यम से उन्होंने किया? उन्होंने हिंदू धर्म को गलत नहीं बताया, बल्कि उन्होंने एकेश्वरवाद, मोनोथीज्म पर बल दिया, जो कि हमारे वेदास का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी थी, उपनिषद की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थी। तो उन्होंने वेदों और उपनिषदों को ही आधार बनाकर और जो बुराइयां आ गई थी समाज में उसे दूर करने का प्रयास किया। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भारतीय मध्य वर्ग शिक्षित हुआ, तो उसने सबसे पहले खुद ही अपने समाज में सुधारों की शुरुआत की। और इन सुधारों को जब उसने किया, तो फिर धर्म को भी, क्योंकि जो बुराइयां हैं वो धर्म का ही ओढ़ लेके आती हैं, धर्म की आड़ लिए हुए होती हैं, फिर समाज में आती हैं, तो धर्म सुधार अपने आप हुआ। इसीलिए इसको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि समाज और धर्म दोनों साथ साथ चल रहे थे, दोनों में साथ साथ ही सुधार हुए। इससे क्या हुआ? इन सुधारों से जो बुराइयां थी भारतीय समाज की, जिन्होंने उसे जड़ बनाया हुआ था, उनमें कमी आई। मैं ये नहीं कहूंगा समाप्त होगी, समाप्त तो आज तक नहीं हुई है, लेकिन हाँ कमी जरूर आई। और इससे समाज में एक मोबिलिटी आई,
एक गतिशीलता आई, लोग एक दूसरे से जुड़े, जाति बंधन उतने ज्यादा कठोर नहीं रह गए थे, महिलाओं को भी उनका अधिकार मिलने लगा था और समाज में गतिशीलता आने लगी थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि राष्ट्रवादी विचार अधिक तेजी से भारतीय समाज में फैले। आप इन्हें देख सकते हो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को आगे नेशनल मूवमेंट में भी आप देख सकते हो। जैसे अभी तो इन लोगों ने, जो अर्ली रिफॉर्मिस्ट थे, इन्होंने केवल समाज सुधार की बात तक अपने आप को सीमित रखा, राजनीतिक अधिकारों की बात नहीं की। लेकिन अगर आप इसको ब्रॉड में देखो तो गांधी मिलते हैं आगे, जिन्होंने न केवल राजनीतिक अधिकारों की बात की बल्कि समाज सुधार को भी साथ साथ लिया। हरिजन उद्धार आंदोलन उन्हीं की देन था, हरिजन शब्द उन्हीं की देन था। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये समाज धार्मिक सुधार आंदोलनों की परिणति गांधी के आंदोलनों में भी देखने को मिलती है। क्लाइमेक्स इसका गांधी के आंदोलनों में भी देखने को मिलता है, जब गांधी ने हरिजन आंदोलन की शुरुआत की, असहयोग आंदोलन में भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी। तो इसलिए राजनीतिक आंदोलन भारत का और सामाजिक आंदोलन, कभी वो दो अलग अलग बातें नहीं रही, हमेशा साथ ही चली हैं। बस अंतर इतना था, शुरुआत जब हुई राष्ट्रीय आंदोलन की तो वो समाज सुधार आंदोलनों से हुई, बाद में राजनीतिक मुद्दों को उठाया गया। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। क्या मैं आपको ये समझा पाया सोशलिज्म रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में? इसके लिए पूरा एक हमारा एक पूरा टॉपिक है, मतलब ये एक पूरा चैप्टर है, लेकिन मैंने यहां पर आपको मोटी मोटी एक आइडिया देने की कोशिश की है कि क्या थे ये सोशलिज्म रिफॉर्म मूवमेंट और इन्होंने कैसे नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए, भारत में समाज सुधार आंदोलन, भारत में समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए, भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए या मजबूत करने में, लिखिए, भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोशियो सर इसकी रिलीजियस कोई रिफॉर्म हेडिंग है? मूवमेंट, नहीं नहीं, हाँ, समाज धार्मिक सुधार आंदोलन हेडिंग है ना, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट या समाज धार्मिक सुधार आंदोलन। और इसमें लिखना जो अभी मैंने बोला, अब तो मुझे याद नहीं रहा, अंग्रेजी में बोलता हूं, शायद आ जाएगा याद। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट plays an important role, plays an important role in strengthening, in strengthening the national movement in India, the national movement in India। इन्होंने भारतीय समाज की, इन्होंने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करके, इन्होंने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करके उसमें गतिशीलता का प्रसार किया, उसमें गतिशीलता का प्रसार किया। ठीक है ना, देखो ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, वो क्या बड़ी इंपॉर्टेंट है मेंस आंसर राइटिंग में। जैसे गतिशीलता बहुत बढ़िया शब्द है, मोबिलिटी, तो अंग्रेजी में लिखिए, दिस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, दिस सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट provide mobility, provide mobility in Indian society, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद, या ऐसा लिखना, जिससे भारतीयों में, जिससे भारतीयों में एकता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे भारतीयों में एकता की भावना, एकता की भावना एवं आत्मसम्मान की भावना, दोनों को लिखिए क्योंकि हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ा था। एकता की भावना एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट,
And that's because of it, the sense of unity and respect and self respect होगा, बल्कि and self respect is strengthened in Indian society, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, and that's because of it, Indian nationalism is strengthened. ठीक है, ये यहां कंप्लीट हुआ। आज इसको इतना रखते हैं, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। कल इसमें आर्थिक कारक लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद में आर्थिक कारक। तो आप चाहे तो हेडिंग लिख लीजिए, इकोनॉमिक कॉज फॉर स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, इकोनॉमिक कॉज फॉर स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, हिंदी में लिखिए इसे, भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार के आर्थिक कारण। ठीक है ना? कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you, sir.